तो तुमने इस वीडियो में क्लिक किया है, इसका मतलब तुम मुझसे तेन सीजन 3 एक्सप्लेन की वीडियो देखने जा रहे हो। बट तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है यार। इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ कंची रोल की सब्सक्रिप्शन का गिव अवे, यानी एक सब्सक्रिप्शन में गिव अवे करने जा रहा हूँ। वो गिव अवे तब होगा तब इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं आप में से किसी एक को दूंगा। मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दोगे तो इस वीडियो में आपको वो जवाब मिलेगा। पर मैं अभी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे। स्टूडियोज को पॉल कैसा लगता था भाई? फुल वीडियो देखो और पता करो कैसा लगता था। होते हैं यूडीएस को भाई स्वादिष्ट सी खुशबू आती है। मतलब तभी वो देखता है कि ये तो रॉक्सी की खुशबू है, ठीक है। तभी वो सोचता है कि मुझे रॉक्सी को उठा देना चाहिए, क्योंकि बगल में तो ये ऑब्वियसली बात है कि रॉक्सी ही लेटी होगी, क्योंकि सेकंड वाइफ यूडीएस क्या है, रॉक्सी का कम्बल खींचता है तो उसके संतरे दिखाई देते हैं। मतलब ये लोग समझ रहे हो। उसी ने तुरंत कम्बल खींच लिया। सिल्फी के बच्चे का जन्म हो चुका था पहले ही, क्योंकि समझ रहे हो, वो तभी तो उन दोनों की शादी हुई थी। रॉक्सी आधिकारिक तौर पर रूडियस की सेकंड वाइफ बन चुकी थी, और रॉक्सी और रूडियस ने थोड़ी नोटी बातें करी और दोनों ने फिर कपड़े पहन लिए, क्योंकि अब समझ जाओ यार, रात में बहुत बड़े कांड हुए तभी तो संतरे दिखाई दिए। तो रॉक्सी का पहला दिन था ये नौकरी का, और ये फिर उसमें लाइट नोवेल में बताई जाती है कि कुछ समय पहले की बात बताई जाती है। और मैं बता दूंगा, लाइट नोवेल में ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं बताई, जैसे मांगा में शॉर्ट फॉर्म में बताई जाती है वैसे नहीं बताई जाती है इसमें। इसमें टोटली भाई खुला बताया जाता है, सब कुछ खुला, बहुत डिटेल में बताया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि यूडीएस का ये तीसरा वर्ष है मैजिक स्कूल में, और रॉक्सी को नौकरी कैसे मिली फिर ये बताते हैं। रॉक्सी कहती है कि रूडियस से कि मुझे मैजिक स्कूल में काम करना है। रोडियस कहता है कि क्या तुम प्रोफेसर बनना चाहती हो, और कि ऑब्वियसली बात है कि रॉक्सी रूडियस को बचपन में पढ़ाती थी, तो रूडियस यही सोचेगा भाई क्या तुम प्रोफेसर बनना चाहती हो। रूडियस पूछता है रॉक्सी से। रॉक्सी ने हाँ कहा। फिर रूडियस ने कहा तुम्हें जाना चाहिए। रूडियस कहता है रॉक्सी तुम एक महान प्रोफेसर बनोगी। फिर मैजिक स्कूल के लिए वो दोनों निकल जाते हैं। फिर मैजिक स्कूल के लिए प्रिंसिपल जीनियस से मिलते हैं नौकरी के लिए। तो फिर रूडियस ने रॉक्सी को जेनिस से मिलवाया था, ठीक है। और क्योंकि वे दोनों जॉब के बारे में बात कर रहे थे, तो रूडियस ने कहा, सोचा होगा भाई सटक लेते हैं यहाँ से। रूडियस फिर चला गया वहाँ से, क्योंकि ये दोनों बात कर रहे थे यार। रूडियस सीधा जानवर के पास गया, क्योंकि रूडियस चाहता था कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, क्योंकि वो दोस्तों से मिल नहीं पाया था ना डायरेक्ट जाके जानवर से। तो फिर वो निकल गया जानवर के पास। फिर रूडियस ने जानवर से कहा कि मैं वापस आ गया। जानवर और रूडियस ने कुछ सेकंडों के लिए कुछ नहीं कहा भाई, क्योंकि हैरान हो गए। उन दोनों का व्रत मिला हुआ, मतलब गले मिले। रूडियस ने जानवर को टेलीपोर्टेशन के बारे में बताया नहीं था, इसलिए जानवर को पता ही नहीं था कि क्या कहते हैं, ये मात्र 6 महीने के लिए गए थे। फिर जानवर ने कहा कि आप तो 2 साल की यात्रा पे गए थे ना, फिर इतनी जल्दी आपने यात्रा कवर कर ली, आप सच में मुझे हर बार चौंका देते हो, उससे कहा था रूडियस से। फिर जानवर ने पूछा मास्टर से, मतलब रूडियस से, कि मास्टर आपने उसे कैसे हराया। फिर रूडियस बताता है कि पहले मेरे एक साथी ने उसका गला काटा, तो मैंने उस कटे हुए हिस्से को जला दिया, इससे वो हाइड्रा रीजनरेशन करने में असफल हो गया। फिर जानवर ने कहा यह आइडिया आपका ही होगा मास्टर। तो फिर ऑब्वियसली रूडियस बोलता हाँ, क्योंकि रूडियस का हाथ कट गया था, इसलिए जानवर ने कहा आपके लिए कुछ है। तो जानवर एक हाथ का मॉडल निकाल कर लाता है। यह जानवर के 6 महीने का परिश्रम था, क्योंकि रूडियस से 6 महीने के लिए चला गया था, क्योंकि 6 महीने से अधिक समय हो गया था ना, तो जानवर इसके ऊपर ही काम कर रहा। फिर जानवर ने हाथ का मॉडल तैयार करके दिखाया रूडियस को, और फिर जानवर ने हाथ का मॉडल तब पहना तो कुछ मंत्र कहे, इससे हाथ का मॉडल हिलना शुरू हो गया। यह एक हाथ के शेप का जादू इन्वेंशन था। रूडियस भाई हक्का बक्का रह गया इसको देख के। ये जादुई गुड़िया के कारण हुआ था, क्योंकि रूडियस ने जानवर से कहा था कि इस जादुई गुड़िया का अध्ययन करना, जो मिली नहीं थी वहाँ पे मिली थी इनको, तब ये घर देखने गए थे रूडियस का। फिर जानवर ने कहा कि इस हाथ का उपयोग करके मैं अपनी भयानक शक्ति को नियंत्रण कर सकता हूँ मास्टर। फिर रूडियस कहता है इससे तो तुम मूर्ति भी बना सकते हो।
फिर जानवा कहता है रूडियस से कि मास्टर आपको भी इस हाथ को ट्राई करना चाहिए। फिर रूडियस उसको हाथ को ट्राई करके दिखता है, उसने भी सेम मंत्र कहा जो उसने कहा था जानवा ने। तो फिर रूडियस को बाएं हाथ में पहने जहाँ पे उसका हाथ नहीं था। फिर उसको महसूस होता है भाई एक आर्टिफिशियल हैंड जैसा जो उसके लेफ्ट हैंड में था। फिर रूडियस सोचता है कि बाकी ये जानवा ने 6 महीने में बनाया है। फिर जानवा कहता है रूडियस से मास्टर इसमें अपना थोड़ा माना डालो और इसमें जादू करके देखो। जैसे जैसे रूडियस ने इसमें अपना माना डाला भाई, वैसे मतलब ये हाथ क्रैक हो गया था, मतलब थोड़ा क्रैक आ गया था उस हाथ में। फिर रूडियस ने जानवा से माफ़ी मांगी। फिर जानवा ने कहा मैं इसे फिर से बना दूंगा। जानवा ने कहा कि ये हाथ आपका है मास्टर। फिर रूडियस ने कहा इस चीज़ की बहुत सी संभावना है, उदाहरण के लिए अलग अलग हथियारों में बदलने का तरीका खोजें या ऐसे हाथ जो मांगने पर जादुई तोप में बदल जाएं। फिर रूडियस कहता है ये एक शानदार कृत्रिम अंग है। फिर रूडियस कहता है कि हमें इसने कृत्रिम अंग को बेचना चाहिए, इससे हमें मुनाफा होगा, इससे हमें ज़रूरतमंद लोगों की जिनके पास हाथ पैर नहीं होते उनकी भाई मदद हो पाएगी बहुत बड़ी वाली। रूडियस पूछता है आपके पास इस अंक पर कोई नाम है? जानवा ने कहा नहीं। फिर जानवा कहता है रूडियस से क्यों ना आप इसको सम्मान देना चाहेंगे मास्टर? सम्मान से मतलब है नाम। रूडियस इसे नाम देता है। रूडियस पता है किसके ऊपर नाम रखता है? जानवा और क्लिफ के ऊपर इसका नाम रखता है, क्योंकि जानवा और क्लिफ इसको 6 महीने से बना रहे हैं, आधे साल हो गया उनको बनाते बनाते, इसलिए रूडियस ने इसका नाम रखा था दोनों को मिला के जाले प्रोस्तोसिस। फिर रूडियस सोचता है कि मुझे इस चीज़ पर बहुत सी प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, इससे मैं इतना कर सकूं कि रॉक्सी और सिल्वी के संतरे को महसूस कर सकूं। समझ रहे हो, ये भी अपना ठरकी पना नहीं छोड़ रहा, मतलब रूडियस बाबा बहुत ठरकी हो आप। फिर रूडियस ने मन में सोचता है। फिर रूडियस जानवा से कहना है हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। फिर रूडियस जानवा से कहता है बेशक इसका स्पर्श करने की भावना कभी भी सही नहीं है, क्योंकि पता है ना हमको बंदे को अपने हाथ खोने की चिंता नहीं है बल्कि उनके संतरों की चिंता हो रही है। बंदे को देख रहे हो, बहुत रूडियस बाबा बहुत हरामी है अपने। फिर रूडियस कहता है जानवर से कि अगर हम इस समस्या का हल कर देते हैं तो यह और शानदार कृत्रिम अंग बन जाएगा। रूडियस ने पूछा मेरे जाने के बाद जूली कैसी रही? फिर जानवा कहता है अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक सज्जन की मूर्ति बनाई थी जो कि रुई जड़ की थी। वो फिर रूडियस से कहता है वो आपको दिखाना चाहती है। रूडियस मतलब कहता है कि रुई जड़ की मूर्ति आपको दिखाना चाहती है शिल्पी आपको मास्टर रूडियस। तो बेहतरीन टाइमिंग के साथ ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, वो थी अपनी, तुम्हें समझ ही गए थे। और कि रूडियस वहाँ पे आया था पाठशाला में, मतलब प्रिंसिपल जेनिस के पास रॉक्सी की मदद करने, तो रॉक्सी थी वो दरवाजे पे। फिर जानवा रॉक्सी को देखता ही रह गया। फिर जानवा ने उससे मतलब चौंक के बोला ओह। फिर रॉक्सी थोड़ी सी डर गई और रूडियस के पीछे छुप गई, क्योंकि यार तुम्हें पता ही था पहले, और कि रॉक्सी को उसने मतलब उसके भाई ने, मतलब छोटे भाई ने कि गुलाम बना कर रखा था, एक तरीके से सेक्स ले बनाना चाहता था, समझ के रहे हो। और ठरकी थे भाई, इसमें ठरकी सीन बहुत ज़्यादा है। फिर जानवा कहता है रॉक्सी से कि आपको देख के अच्छा लगा लेडी रॉक्सी। अतीत के लिए उसने माफ़ी मांगी रॉक्सी से, क्योंकि रॉक्सी डरी हुई थी। तो रूडियस सोचता है कि मुझे कुछ आगे चल के कहना चाहिए भाई, ये पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि जानवा तुम्हारे सामने खुद को झुकाना चाहेगा। फिर रॉक्सी कहती है क्या? फिर रूडियस कहता है जानवा से क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर जानवा कहता है हाँ, वह मेरे मालिक की मालिक है, मतलब समझ रहे हो, सेकंड वाइफ, मतलब मालिक की मालिक, समझ रहे हो। फिर रूडियस ने जानवर को उठाया और जो कि रूडियस के पैरों में गिरा हुआ था, क्योंकि झुक के उसने डर गया था ना। फिर जानवर को लगता है कि आपको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रूडियस रॉक्सी से पूछता है हाँ मास्टर जेनियस वाइस प्रिंसिपल यानी को लगता है कि जादूगर के रूप में मेरी योग्यता प्रभावित है, क्योंकि यार रूडियस को सिखाया अपने महान रूडियस को, मतलब ठरकी क्या बोलूँ अब मैं। फिर रूडियस सोचता है यह स्पष्ट रूप से जश्न मनाने की मांग करता है। यह एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका वो मतलब अमानता था जश्न मनाना। हम जल्द ही शादी करने वाले थे, रूडियस और रॉक्सी, और मेरी बहनें बहुत जल्द 10 साल की होने वाली थी, और हमारे परिवार में एक और सदस्य आने वाला था, मतलब रॉक्सी की बात होती है।
और फिर उसको याद आता है कि यार पॉल ने भी तो अपने पत्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि पॉल ने पत्र भेजा था, तब याद करो पहले। तो पॉल ने लिख के भेजा था कि जब अपन घर के सारे मेंबर एक साथ आ जाएंगे तो जश्न मनाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ गैस वाला ईपी खत्म होता है। तो रूडी ये कहता है कि मैं हर किसी से मिलने का प्रोग्राम बना रहा था, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि पॉल ने रूडियस को पत्र भेजा था। उसमें लिखा था कि घर के जब मेंबर साथ में आ जाएंगे तो सब मिलके जश्न मनाएंगे। फिर जानवा कहता है रूडियस से कि वो आपको इतनी जल्दी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे मेरे मास्टर। और गाइस रूडियस भी रॉक्सी को पेश करने पर उत्साहित था। ठीक है, जानू भी रूडियस कहता है जानवर से प्रोस्टोसिस के लिए धन्यवाद। प्रोस्टोसिस मतलब उसका नाम था भाई नकली हाथ का, आर्टिफिशियल हैंड का नाम था, जैसे कि आपको पता ही होगा। फिर रूडियस वहाँ से निकल जाता है। फिर रॉक्सी पूछती है रूडी से, मतलब रूडियस से, कि ये क्या वह कृत्रिम अंग एक जादुई उपकरण है रूडी? रॉक्सी ने हाथ की तरफ देख के कहा। फिर रूडी जानवर की तारीफ करता है, हाँ ये वाकई ही बहुत खास है। फिर रॉक्सी कहती है अब से मैं ठीक से काम चला पाऊंगी, यहाँ तक कि हर समय तुम्हारे आसपास ना होने पर भी। किसी भी कारण से रॉक्सी के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा जाती है। फिर रॉक्सी कहती है मुझे माफ करना रूडी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी परिस्थिति को ध्यान में नहीं रख सकती। मैं एक शिक्षक बनने के लिए इतनी उत्सुक थी कि मैंने अपनी परेशानी के बारे में सोचा। फिर रूडियस कहता है रॉक्सी से कि तुम्हारा मतलब मेरे खोए हुए हाथ से है। रॉक्सी का आसपास होना एक बड़ी मदद थी, लेकिन ऐसा नहीं था जो मैंने उसे करने को कहा था। रूडियस सोचता है ये सब, मैं चाहता था कि वह अपनी इच्छाओं को आगे रखे। फिर रूडियस कहता है रॉक्सी से इस बात के लिए मेरे लिए बहुत से लोग मदद कर सकते हैं। ऑब्वियस ऐसा नहीं था जो मैं कहने जा रहा था, जो कि रॉक्सी कहती है मुझे खुशी है कि आपके पास बाएं हाथ है, वैसे भी मैं आपको सभी से मिलवाना चाहता हूँ। रूडियस कहता है मतलब अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता है। रूडियस रॉक्सी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। फिर रूडियस कहता है रॉक्सी से क्या मेरे साथ कुछ देर के लिए आएंगी? फिर रूडियस रॉक्सी को लिनिया पुरसेनिया और नाना उशी से मिलवाने में कामयाब रहा। रूडियस कहता है क्लिप से भी मैं मिलना चाहता था, पर उसके कमरे से आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर वापस आने का फैसला किया। समझ रहे हो काहे की आवाज़ दी वो, मतलब क्लिप, और अब समझ जाओ किसके साथ कर रहा होगा। रूडियस उनसे से मिल आया जिनसे वह मिलना चाहता था। रॉक्सी थोड़ी उदास दिख रही थी। रॉक्सी कहती है रूडियस कहता है हाँ रॉक्सी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए समय निकाल रहे हो। ये सब रॉक्सी कह रही होती है रूडियस से, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मेरी तारीफ में थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो। रूडियस कहता है सच में? यह जानबूझकर नहीं था, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। क्या तुम गंभीर हो? रूडियस कहता है मैं जो भी कह रहा हूँ वे शायद यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम कितनी अद्भुत हो। रॉक्सी कहती है जब कि तुम मुझे शिक्षक कहना शुरू करते हो तो मैं यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खिलवाड़ का मतलब वो शिक्षक कहता है, मतलब रॉक्सी को इंट्रोड्यूस करवाने के समय। रूडियस कहता है मेरी राय रॉक्सी के बारे में उचित थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कुछ हद तक बकवास लगा। रॉक्सी को ऑब्वियसली बात है बकवास लगी होगी ये सब बातें, क्योंकि रूडियस की तो बहुत पहुंचती ना। रॉक्सी कहती है यह सब रखते हुए तुमने मुझे अपने कई दोस्तों से ये मिलवाया और उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी शिक्षिका हूँ, लेकिन तुमने उनसे एक भी बार नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मतलब समझ रहे हो भाई, रूडियस भी ठरकी बना छोड़ेगा नहीं, वो भुलक्कड़ तो है ये भाई रूडियस। फिर रूडियस को एहसास हुआ कि मैंने कितना बुरा किया। रूडियस सोचता है वो सही था, अब वह रॉक्सी नहीं, अब वह रॉक्सी ग्रेट थी। मैंने उसे सभी से इसी तरह से मिलवाया। रॉक्सी अपने आप को इसी नाम से इंट्रोड्यूस करती थी। अब चैप्टर 2 आता है। अब रूडियस की यूनिवर्सिटी का यह तीसरा साल था। आज उसका पहला दिन था। जब वह अपने कमरे से निकला उसने देखा सिल्वियस की देखभाल कर रहे थे। भाई अब कुछ हो रहा है, अब समझ जाओ।
फिर उसको देख कर कहता है जैसा बाप वैसी बेटी। फिर रूडियस कहता है लूसी काफ़ी मजबूत लग रही थी। एक बार जब लिलिया मेरी शांत छोटी बेटी को देख रही थी, वह मुझे आपकी उम्र की याद दिलाती है मास्टर रूडियस। जाहिर है रूडियस चौंक गया। रूडियस के दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है पुनर्जन्म। रूडियस ने अपनी बुराई करी और कहा मैं अपने पिछले जन्म में घटिया इंसान था। रूडियस कहता है वह बहुत प्यारी थी। उस लूसी के बारे में सोच के कहता है शायद अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उसकी सुल्फी लूसी की माँ थी तो बहुत खूबसूरत थी, समझ गए। वह कुल मिलाकर मुझे वास्तव में परवाह नहीं कि वह किसी का पुनर्जन्म थी। रूडियस यह सब मान मैं सोच रहा था। देखती है रूडियस को उसके पीछे खड़ी हुई सिल्फी को। फिर सिल्फी पूछती है रॉक्सी से कल रात कैसा था। रॉक्सी ने कहा काफी चौकस था। सब क्या बताऊं यार, मुझे आगे सच में ये सेल्फी कहती है वह कभी बहुत कठोर हो जाता है। फिर रॉक्सी कहती है नहीं, वास्तव में नहीं, आखिर का यह दूसरी बार था। समझ गए अब किसके बारे में बात कर रहे थे, अब इतने तो समझ गए होंगे। लूडिया सोचता है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ थोड़े असहज थे। इस तरह की 3 तरफा रिश्ता एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने जितना आसान नहीं था। फिर रूडिया समझता है मैं उससे किए अपने वादे को मुकर गया और रॉक्सी को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे तलाक के कागजात के साथ मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना उसके लिए जायज़ था। रूडिया यह सब मन में सोच रहा होता है, तभी आयशा खाना ले आती है। तभी वह गुनगुनाती है खाना। रूडियस कहता है यार ये तो गाना बहुत बेकार है, सच में कहूँ तो मैं। फिर लेनिया और जेनेट भी आ जाती हैं। रूडियस फिर सोचता है बहुत तो महीने बीत चुके, लेकिन मेरी माँ को की यादें उसके आसपास वापस नहीं आई। क्या उसे अपनी बेटी से सहज रूप से जुड़ाव महसूस हुआ था? क्योंकि जब भी भाई जेनेट और नॉन बगल में बैठे खाना खाते तो जेनेट अपनी कहानी से खाना नॉन को दे देती है। इससे रूडियस को लगता भाई थोड़ी याददाश्त वापस आ रही है, पता नहीं। फिलहाल यही बेहतर लगा कि इस बार इंतजार किया जाए और देखा जाए कि क्या होता है। और रूडियस और सिल्वी और रॉक्सी हम आज से विश्वविद्यालय जाना शुरू कर देंगे। और लूसी का ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक बेड नर्स रखने का फैसला किया। उसका नाम था सुजैन। अब समझ गए होंगे सीजन 2 में शुरू में सुजैन दिखाई गई थी ना, तो वही सुजैन थी जो कि मेरी पुरानी परिचित थी। रूडियस की पुरानी परिचित होगी, समझ गए। फिर रूडियस और सिल्फी स्कूल चले गए। जिस क्षण हमने कैंपस में कदम रखा, रूडियस को जो बच्चे जानते भी नहीं थे ना वो भी मिलने के लिए आ गए, क्योंकि बाकी बच्चे तो रूडियस बहुत पॉपुलर था स्कूल में, क्योंकि उसने डीमन किंग को हराया था, समझ गए। फिर उन्होंने नमस्ते किया और मेरे पास आने लगे। फिर रूडियस को आवाज़ आती है अरे बॉस। जब मैं यह सब सोच रहा था तो सबसे खतरनाक हमारे सामने आ गए। गुड मॉर्निंग बॉस, आपको भी सुबह की शुभकामनाएं। फिर सर रॉक्सी, वे लिलिया और पुरसेना दी। फिर रूडियस कहता है ये दोनों अब स्टूडेंट के रूप में एक ही साल बचा था। फिर लिलिया कहती है क्या आपकी किस्मत सही है बॉस, एक लड़की के साथ स्कूल में घुसना, हमें छोड़कर दूसरी पत्नी को चुनने से आपको क्या हासिल हुआ? यह बहुत गलत है। आज दोनों की शुभकामनाएं। सिल्फी एक अच्छी मुस्कान के साथ कहा लिनिया और पुरसेना से। सिल्फी इन दोनों को काफ़ी समय से जानती है, जब से रूडी भी नहीं आता था तब से जानती है। सिल्फी को पता है कि ये उनकी टांगें खींच रही है और दूसरी तरफ रॉक्सी ने उनकी बातें को सच मान लिया और उनसे माफ़ी मांगने होते हुए उनके सामने सिर झुकाया। लीनिया और पुरसेना कहते हैं भाई हक्का बक्का वो याद है। लीनिया और पुरसेना कहते हैं हमारा वास्तव में ऐसा कोई मतलब नहीं था, तुम्हें पता है। हाँ, हम सिर्फ अपनी से वो उसकी अपील कर रहे थे, मैं कह नहीं सकता। लास्ट में हमने देखा होगा कि लिनिया और पुरसेना उसकी वजह से नाराज थे, समझ गए, उसकी अपील से। फिर उन्होंने सिल्फी के कंधों को थपथपाया और VP3 शुरू होता है।
हम आपकी अपमान नहीं कर रहे हैं मिस रॉक्सी, ये लीनिया और पुरसेना कहती है रॉक्सी से। फिर उन्होंने सिल्फी के कंधों को थपथपाया था। यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, है ना? धीरज रखो फिट्स, उसके साथ बने रहना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। सिल्फी पल के लिए रुकी, उसके चेहरे पर थोड़ा अजीब भाव आ गया। भाई रूडी अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। लीनी और पुरसेना सिल्फी को सुनकर कहा, ओ बेचारा प्यारा बच्चा। तुम्हारे जैसे शांत स्वभाव वाली महिला जाहिर तौर पर पृष्ठभूमि में जाएंगी जब बॉस नंबर 3 और 4 को चुन लेंगे। भाई ये क्या कह रही है? फिर रूडियस कहता है, मैं अपने परिवार में और पत्नियां जोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सिल्फी को खो दूंगा। फिर सोचता है कि ने मेरी मदद के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया था, मैं कभी नहीं भूलूंगा। रॉक्सी वाली बात, यह सच नहीं है। सिल्फी भाई विश्वविद्यालय में फ्रिट्ज के रूप में रहती है, तो उसके चेहरे पर चश्मा इसलिए रूडियस लगा था, इसलिए रूडियस रिएक्शन नहीं समझ पा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहा था। ये रूडियस रिएक्शन, उसकी आवाज भाई घबराने वाली लग रही थी। फिर रूडियस कहता है, मुझे कुछ करना होगा। फिर रूडियस सिल्फी गले लगते हुए कहता है, जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आई लव यू सिल्फी। बाकी सब ने तालियां बजाई। सिल्फी बहुत शर्मा गई थी भाई, टमाटर की तरह लाल हो गई थी। फिर मेरी बाहों में इधर उधर मचलने लगी। रूडी चलो। फिर सिल्फी कहती है, यह जगह का समय नहीं है। फिर सिल्फी कहती है, ये जगह और समय दोनों ही नहीं है, और सच में तुम ही थी जिसने मुझे आश्वासन मांगा था। अच्छा, अगर तुम कोई बड़ा इशारा करना चाहते हो तो तुम्हें रॉक्सी के लिए भी ऐसा करना चाहिए। रॉक्सी कहती है, यह वास्तव में जरूरी नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर उसकी आंखों में भाई कुछ उम्मीद दिख रही थी। फिर रूडियस ने रॉक्सी को गले लगाया, और फिर उसने सिल्फी को भी गले लगाया। अब मेरे पास दो तरफ एक एक पत्नी थी। फिर मेरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। सिल्फी कहती है, राजकुमारी एरियल से मिलने जा रही हूँ। फिर रॉक्सी कहती है, मैं खुद की फैकल्टी रूम जा रही हूँ। फिर रूडियस कहता है, पहले दिन के लिए शुभकामनाएं रॉक्सी। रूडियस कहता है, चलो हम भी चलते हैं दोस्तों से, मतलब लीनिया और पुरसेना से कहता है, लीनिया पुरसेना हम तुम्हारे साथ है बहुत। फिर यह एक रूम में आ गए। यह कहती है, आपके बारे में एक अफवाहें चल रही हैं बॉस। रूडियस कहता है, सच में? फिर लीनिया कहती है, हाँ, वे कह रहे हैं कि तुम एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, इतनी बड़ी कि तुमने अपना बाएं हाथ खो दिया। मैंने इन दोनों को बस इतना ही बताया था कि मैं एक यात्रा से वापस आ गया हूँ। जानुमा एक ऐसा मित्र था जिसे मैंने अपना सब कुछ बताया था। तो क्या उसने यह बात फैलाई थी, या शायद यह क्लिफ था? उसने शायद एनालिस से पूरी बात सुनी होगी। फिर लीनिया और पुरसेना कहती है, आखिरकार वे हमारे बॉस हैं। 7 महाशक्ति में से एक से लड़ने के लिए डीमन कॉन्टिनेंट चले गए और जीतने के लिए अपना हाथ का बलिदान दे दिया। रूडियस कहता है, क्या क्या क्या? 7 महान शक्ति वाली बात कहाँ से आई? लीनिया कहती है, तुम्हारे प्रतिद्वंदी को शर्म से भागना पड़ा है ना? रूडियस कहता है, रुको रुको एक पल के लिए धीमा हो जाओ लीनिया, आखिर अफवाह ने इतना कैसे मोड़ दिया? ये सोचता है, क्या होगा अगर यह बात सब जगह फैल गई? क्या होगा ये बात अगर ऑस्ट्रेट के पास पहुंच गई? हर कोई वास्तव में ये मानने लगे कि मैंने 7 महान शक्तियों में से एक को हरा दिया है। रूडियस ने लीनिया की पूंछ खींची। फिर लीनिया ने रूडियस के पर पंजों से हमला किया। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि तुम 20 ट्राइब के थे तो महिला की पूंछ खींचना, पर रूडियस ने बचाव कर लिया था। फिर लीनिया ने पूछा, यह किस लिए था बॉस? यह अफवाह फैलनी नहीं चाहिए। फिर पुरसेना कहती है, हमने जानवा से सुना है कि आपने एक हाइड्रा से लड़ाई की जो जादू से भरा हुआ था। वह कह रहा था कि उसने होना चाहिए था, उसने सोचा कि वह आपको चोट लगने से बचा सकता है। पुरसेना कहती है, हम इस बात में से खुश हैं कि आप उसे हराने में कामयाब रहे। लीनिया कहती है, भले ही हम कुछ ना कहें, लोग पहले से ही कुछ बना रहे हैं। हर कोई देख सकता है कि
आपके पास कृत्रिम हाथ है। यह सब बात कहने के बाद वह सब क्लासरूम चले गए। रूडिया देखता है कि यार ये तो ये क्लासरूम जानी बेचारी सी लग रही है। जैसे ही वैसे ही थी, जानू अपनी मूर्तियों के साथ खेल रहा था। उसकी वफादार सहायक जूली उसके बगल में बैठी थी। फिर वो सोचने लगा कि अब हम एक साल में 2 साथी हो लेंगे। मतलब वो 2 साथी थे, लीनिया और पुरसेना। अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हो, उसमें था। आप कहता है, वैसे रूडियस तुम सभी लोगों के साथ मुझे नमस्ते कहने के लिए नहीं रुके, इसके लिए मुझे माफ कर रहे के लिए। ये रूडियस कहता है, मैं वापस आने के तुरंत बाद तुम्हारे घर रुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम अभी और एनालिस किसी काम में व्यस्त थे। क्लिफ कहता है, मैं समझ गया भाई, इसलिए क्योंकि और एनालिस कुछ कर रहे थे। वो आपको नहीं पता तो वो भी जाके EP2 में देख लो। जिस तरह से मैं बिना कुछ कहे चला गया, वह क्लिफ कहता है, आपकी हालांकि आपका पहला बच्चा पैदा हो गया, आप इस बात को मुझे बता सकते थे। क्लिफ कहता है रूडियस से कि क्या आप मुझसे बच रहे हैं, क्योंकि रूडियस मिलिस को नहीं मानता था। इसलिए रूडियस सोचता है कि इसके पीछे एक कारण है, रॉक्सी नाम का कारण। मेरी अब 2 पत्नियां थी। फिर क्लिफ पूछता, क्या कोई कारण है कि तुम मुझसे मिलने नहीं चाहते? रूडियस कहता है, शायद। फिर रूडियस कहता है, मुझे पता है कि तुम अपने धर्म के प्रति भावुक हो। क्लिफ, इससे पहले कि रूडियस अपनी बात पूरी कर पाता, किसी ने हमारी क्लासरूम का दरवाजा खोल दिया था। एक तो प्रोफेसर और दूसरी थी रॉक्सी। फिर प्रोफेसर तो कहता है, मैं आपको सहायक प्रोफेसर से मिलवाना चाहता हूँ। मतलब इन सब बच्चे क्लास में बैठ रहते हैं, उनसे कहता है, जो कि क्लासरूम में मेरी मदद करेगी। फिर रॉक्सी ने अपना इंट्रोड्यूस करके कहा, सबके सामने, मैं रॉक्सी एम ग्रेड हूँ। फिर प्रोफेसर कहता है, भले ही प्रोफेसर रॉक्सी यंग दिखती हैं, लेकिन वह वास्तव में 50 साल से ज़्यादा की है, क्योंकि वो मेगुडिया की है, समझ गए? उसमें तो उम्र मतलब 50 साल की उम्र यंग को मानते थे। फिलहाल वह मेरी सहायक के तौर पर काम करेंगी, लेकिन हमारा इरादा है कि अगले साल वह क्लासरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। जो कि प्रोफेसर का नाम बताता है, प्रोफेसर सैमसन। आपका क्या होगा? मैं अगली साल अपने देश वापस लौट जाऊंगा। फिर रॉक्सी आगे बढ़कर बोलती है, मुझे पता है कि मैं आप में से कुछ लोगों से पहले ही मिल चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर कहना चाहती हूँ, मेरा नाम रॉक्सी एम ग्रेड है। फिर रूडियस मुस्कुरा रहा होता है, भाई मैं वहाँ रूडियस ग्रेड की दूसरी पत्नी रॉक्सी कहती है सब। क्लिफ कहता है, दूसरी पत्नी है ना? क्या वफादार शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है रूडियस? एक क्लिफ पूछ रहा होता है भाई रूडियस से। रूडियस कहता है, मुझे पता है। ऐसे करके वन सोचता है, मैंने वफादारी के मामले में मैंने खुद को काम साबित किया है। फिर क्लिफ कहता है, मैंने शिल्पी के साथ तुम्हारी शादी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ उससे ही प्यार करोगे। तुम्हें याद है ना? ठीक है, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि तुम मिलिस धर्म के को नहीं मानते, तो मैं इस मुद्दे पर और जोर नहीं दूंगा। जो भी हो, तुम्हें मेरी बधाई। मैं पता है तुम्हारी बहन नौर से शहर में कई बार मिल चुका हूँ मैं। उसने मुझसे कहा कि एक दिन उसकी शादी भी तुम्हारे तरह खुशहाल होगी। मुझे आश्चर्य है कि जब तुम अपनी दूसरी पत्नी को घर लेके आए तो उसका क्या रिएक्शन रहा होगा। रूडियस कहता है, खैर मुझे माफ कर दिया गया था। रूडियस कहता है, अब मेरे पास क्लासरूम खत्म होने पर बहुत से काम है। पहले मैं नॉर्म की पढ़ाई में मदद कर रहा था, लेकिन अब मैं उसे तलवार चलाना सिखा रहा था। और फिर खाली समय में रॉक्सी और शिल्पी के साथ समय बिता रहा था, समझ गए? जब रूडियस घर पहुंच जाता, जिस क्षण मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, आयशा अपनी बाएं पे मेरे चारों ओर डालती दी गई। फिर आयशा कहती है, स्वागत है रूडियस, क्या आप खाना पसंद करेंगे या नहाना, या शायद मैं भाई समझ रहे ये भी टर्की। रूडियस सोचता है, उसने यह लाइन कहाँ से सीखी? अरे रुको, मैंने इस लाइन को शिल्पी को सिखाया था, लेकिन अपनी छोटी बहन को नहीं। जब रूडियस नहाने जाता तो आयशा भी आ जाती और आयशा उसके साथ ही नहाती।
मतलब और पूरे दिन में क्या होता उसके बारे में बताती। फिर इसके बाद वह मानसिक और शारीरिक रूप का आनंद लेता था। समझ गए? मानसिक और शारीरिक, शारीरिक का मतलब सभी समझ गए होंगे थे। फिर रूडियस चुपचाप तहखाने में चला जाता। जहाँ पहुंच गया तो मैंने कई बार सावधानी से अपने पीछे देखा। यह एक गुप्त दरवाजा था। उस गुप्त दरवाजे में पता है क्या रखा था? रॉक्सी की चड्डी। कि तुम्हें पता है सीजन 1 सीजन 2 देखा होगा तो उसकी पूजा करता था ये। शुरू होता है अपना चैप्टर 3 ट्रेनिंग विद नॉन। नॉन की तलवारबाजी में एक और महीना निकल चुका था। रूडियस कहता है आज एक और ठंडी सुबह फिर बाहर आता है कपड़े पहन के, क्योंकि वो रात में सो रहा होता है सेल्फी के साथ। अब समझ जाओ, आगे मैं बता नहीं सकता आपको। इसके बाद रूडियस नॉन के कमरे में चला गया। इन दिनों वह मेरी सुबह के ट्रेनिंग में मेरे साथ शामिल हो रही थी। फिर रूडियस कहता है नॉन से, तुम तैयार हो नॉन? नॉन कहती है उफ माफ करना। फिर नॉन कपड़े बदल कर आ जाती है। जब वह निकली तो उसके एक हाथ में लकड़ी की तलवार थी। फिर रूडियस पूछता है नॉन से, क्या मैं आपके रूम में जा सकता हूँ? आपको याद है रूडियस पॉल की तलवार नॉन को दे दी थी, तो नॉन ने उसे पॉल की याद पर लगा लिया था। फिर नॉन कहती है हाँ। फिर रूडियस पॉल की तलवार को ठीक सामने खड़े होकर फिर रूडियस हाथ जोड़ता है, कहता है पिताजी नॉर्न और मैं आज सुबह फिर से फ्रैक्चर कर रहे हैं, हम पर नजर रखना ताकि हमें बहुत ज्यादा चोट ना लगे। रूडियस सोचता है पॉल ने कैसे एक्सप्रेशन दिए होंगे इस बात पर। शायद पॉल ने ये कहा होगा कि अगर तुम प्रशिक्षण कर रहे हो तो चोट लगना लाजमी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉल ने क्या कहा होगा। सच में रूडियस यही सोचता है। वह अब यहाँ नहीं था, मुझे अब उसकी भूमिका निभानी थी। फिर रूडियस कहता है नॉन से हमें चलना चाहिए अब। फिर नॉन कहती है यस आई एम रेडी रूडियस। यह अभ्यास काफी सरल था। यह दौड़ना और प्रैक्टिस स्विंग का था, मतलब तलवार से स्विंग करते हैं ना। मैंने इस पता है पिछले कुछ महीनों में नॉन को उसकी बुनियादी सहनशीलता बनाने के लिए कड़ी मेहनत करवा रहा था। नॉर्न केवल 11 वर्ष की थी और इससे पहले कि वह शारीरिक रूप से ज्यादा रेडी नहीं थी, क्योंकि 11 साल का बच्चा भाई तलवार चलाना क्या सीखेगा, समझ गए? इसलिए मैं उससे इतना ही सहन करने का उम्मीद कर रहा था। नॉन ने कभी बीच में से हार नहीं मानी। मुझे उस पर गर्व था। वह जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। रूडियस कहता है बहुत बढ़िया काम किया नॉन से कह रहा होता है। फिर नॉन कहती है हाँ धन्यवाद। रूडियस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ये दोनों नहाने चले जाते हैं। ये दोनों नहा रहे होते हैं तब नॉन ने रूडियस को देखा और मुंह बनाया। और फिर नॉन कहती है आज फिर से सिर्फ दौड़ना और अभ्यास करना था, तुम मुझे अपनी तलवार का इस्तेमाल करना कब सिखाओगे? फिर रूडियस कहता है मैं पहले से ही सिखा रहा हूँ। अभी रूडियस कहता है मैं तलवार चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है तुम तो जानते ही हो, रुक और तकनीक। दौड़ने से उसकी सहन शक्ति बढ़ेगी और अभ्यास से उसकी ताकत बढ़ेगी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। जिस समय नॉन तैयारी कर रही थी उस समय से आज नॉन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। फिर रूडियस सोचता है अब समय आ गया था कि मैं उसे सबसे बुनियादी मुद्दों को सिखाऊंगा। रूडियस कहता है नॉन ठीक है, मुझे लगता है कि तुम सही हो, हमें कल स्कूल के बाद वास्तव में शुरुआत करेंगे। फिर कल का सीन दिखाया है। रूडियस कहता है नॉन से, नॉन हम आज एक तलवारबाज के रूप में आपकी असली ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। नॉन कहती है हाँ सर। रूडियस कहता है उसके चेहरे को से पता चलता है वह बहुत उत्सुक है। रूडियस कहता है नॉन से मैं आपको के साथ सख्त होने की योजना बना रहा हूँ। नॉन कहते हैं ठीक है। रूडियस कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मुझे नफरत करे, नॉन मतलब नफरत करे, लेकिन मुझे शक्ति बरतानी ही होगी क्योंकि युद्ध के मैदान में कोई गलती नहीं कर सकते, एक गलती और मौत। फिर रूडियस नॉन से कहता है आपको हार नहीं मानना है, किसी बिंदु पर यह आपको दुखी करना शुरू कर दे सकता है। आप देख सकते हैं कि अधिक प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति जल्दी ही आपसे आगे निकल सकता है।
एक दिन ऐसा आएगा जब आपको छोड़ने का मन करेगा, लेकिन छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर रूडीस कहता है, क्या तुम समझ गई नॉन? नॉन कहती है, हाँ सर, मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ। रूडीस कहता है, यह सुनकर खुशी हुई। फिर हम कल से दौड़ने से शुरुआत करते हैं, मतलब कुछ दौड़ने से शुरुआत करते हैं। नॉन कहती है, क्या हम आज तलवार के साथ प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं? रूडियस कह रहा है, हाँ बिल्कुल, इस बार आप अपने हाथों में तलवार लेकर दौड़ रहे हैं। आखिरकार आपको इसे युद्ध के मैदान पर हर जगह लेने आना होगा। नॉन कहती है, हाँ सर। फिर उन्होंने दौड़ लगाई। अ, जब रूडियस नॉन के साथ तलवारबाजी करता तब थोड़ा नरम हो जाता, नॉन पर वार नहीं करता। जब वह वार करती तब वह अपने शरीर को इस्तेमाल करके मतलब इधर उधर मतलब बचता रहता उसके बाहर से। नॉन नॉन को काफी महीने हो गए थे ट्रेन करते करते, अब उसका शरीर मजबूत हो गया था। नौर ने मुझे कड़वे अंत तक वापस मारा। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और शिकायत भी नहीं की और न आंसू बहाए। फिर रूडीस पूछता है, क्या तुम क्या सोचती हो नॉर, इससे चोट लगी है ना? नॉन कहती है, हाँ। रूडीस कहता है, क्या यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था? क्या तुम छोड़ना चाहती हो? नहीं, मैं कल भी प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ, नॉन कहती है सब। फिर रूडीस कहता है, यहाँ आओ नॉन, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि हम पर कोई नजर रखी जा रही है। ये रूडिस कहता है। पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि पुरुष छात्रों का मतलब लड़कों का ग्रुप वहां पे मौजूद था। पहले रूडियस सोच रहा था कि वे लोग कब से कहाँ से खड़े हैं, हम शायद वो शुरू से ही खड़े हैं यहाँ पर। रूडियस कहता है, मैंने मान लिया था कि वे सिर्फ उत्सुक दर्शक हैं, लेकिन अगर वे इतना लंबा समय वहां हैं तो शायद उनके घूमने का कोई कारण होगा। भाई ये एपिसोड लंबा हो चुका है, तो भाई आप लोग याद होगा कि नो रूडियस को कुछ लोग मतलब लड़के के ग्रुप को देख रहे थे, रूडियस की फ्लाइट फाइट को नॉन के साथ हो रही थी वो। तो फिर रूडियस आता है तो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या काम है, शायद वे मुझसे कुछ चाहते थे। रूडियस पूछता है, रूडियस कहता है नॉन से, नॉन कपड़े पहनो और मेरा इंतजार करो, ठीक है? नॉन ने कपड़े उतारे थे ना, उसकी मतलब चोट लग गई थी तो रूडियस उसको हीलिंग मैजिक कर रहा था इसलिए। फिर रूडियस लड़कों के ग्रुप की ओर बढ़ गया। ग्रुप में पता है 10 से ज्यादा लोग का ग्रुप था। और फिर रूडियस ने पूछा, कुछ चाहिए दोस्तों? एक आगे बढ़कर बोलता है, तुम नॉन को क्यों धमका रहे हो? रूडियस कहता है, धमका रहा हूँ? फिर वह कहता है रूडियस से, देखो मैं जानता हूँ कि नॉन अनाड़ी है और कभी कभी चीजें गड़बड़ कर सकती थी है। हो सकता है कि उसने गलती से तुम्हें किसी तरह से नाराज कर दिया हो, लेकिन वह जो भी करती है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती है। क्या तुम वाकई उस पर इस तरह से गुस्सा निकालना था? नॉन नॉन ने कभी पहले तलवार नहीं पकड़ी, यहाँ तक कि खुद का बचाव करना भी नहीं जानती। रूडियस कहता है, इनको लगता है कि मैंने नॉर्न को तलवार जबरदस्ती दे दी थी। यह मूल रूप से सच्चाई के विपरीत था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वे इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे थे। रूडियस कहता है, भले ही मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं था। रूडियस कहता है, मुझे इनकी गलत फैमिली को दूर रखने की ज़रूरत थी। रूडी ये सब सोच रहा होता है, मैं कहता बार बार कहता ही रहता हूँ भाई। फिर वह कहते हैं मतलब वो लड़का कहता है, मुझे पता है कि इस पूरे स्कूल में तुम बहुत ही शक्तिशाली जादूगर हो, लेकिन आप नॉन के साथ बुरा व्यवहार करने जा रहे हैं तो हम आपसे लड़ेंगे। भाई इस बात पर भीड़ का जो भी क्रेज था ना, मतलब ऐसा करते नहीं है, उसका एकदम से क्रेज ही मतलब थोड़ा सा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया भाई। वो उनकी आवाज दबे आती है। यूडिस कहता है, उससे पहले कि मैं खुद को समझाऊं मुझे एक बात समझानी थी। फिर वह कहता है मतलब वो करता है एक लड़का, ठीक है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग वास्तव में कौन हैं? ब्रो जो सामने बात कर रहा था ना, उस सामने वाले बंदे का चेहरा एकदम से अजीब हो गया। वह कहता है, क्या मतलब है वास्तव में? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन को कैसे जानते हो? तुम उसके दोस्त हो या कुछ और? ये रूडियस पूछ रहा होता है। हाँ नहीं, हमने उसे पिछले साल ही देखा था, जब वह नई आई थी। वह अपना हर चीज में सर्वश्रेष्ठ देती थी।
जैसे उसने यह कहा भाई उसका क्रेज वापस आ गया उस ग्रुप का। उसने अग्नि मंत्रों में भी गड़बड़ी करी थी, ये नॉन के बारे में कहता है वो, लेकिन वह बार बार प्रयास करती थी और उन्होंने उसे बार बार सफल होने पर रोते हुए देखा था, लेकिन फिर भी संघर्ष करती रही और उसने उनके दिलों को खुश कर दिया था, ये रूडीज मन में सोच रहा होता है। दूसरे शब्दों में नॉन का एक प्रशंसक क्लब था। नॉन के भाई के रूप में मैं उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहता था। रूडीज कहता है मुझे लगता है कि अब मैं परिस्थिति को समझ गया हूँ। नॉन का ख्याल रखने के लिए सभी को धन्यवाद। मैं रूडीज ग्रेडेड हूँ, उसका बड़ा भाई। मुझे पता है कि ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहा था। हालांकि तलवार चलाना सीखना कोई खेल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है हो सकता है। फिर रूलियस सबको समझाया कि यह नॉन की इच्छा थी। मैंने उन्हें बताया कि तलवार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अचानक से आवाज आती है, लूडियस क्या कुछ मामला है? ये नॉन थी भाई। जैसे ही हम समझ रहे थे तो नॉन वापस आ गई थी। ओ ये नॉर्न है, डरावना। नमस्ते नॉर्न, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। भाई ये सब वो कह रहा होता है सामने जो ग्रुप में से एक बंदा, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया काम किया नॉन। मेरी बहन के आते ही उसके प्रशंसक क्लब में सभी लोग बहुत खुश हुए, फिर भी मैं समझ सकता था कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। फिर नॉन कहती है, ओह नमस्ते सभी को, सभी लोग धन्यवाद। मैंने देखा कि वह उनके बहुत करीब नहीं जा रही थी, क्योंकि नॉन क्यों जाएगी भाई, नॉन तो जानती भी नहीं थी उन लोगों को। वह अजीबोगरीब वाइब्स को समझ रही थी। हाँ सब थी, वह कुछ भूल गई थी इसलिए गई डोम और फिर गिर गई। नॉन को उठाने को थोड़ी देर लगी। फिर रूडिस कहता है, ओह वह बहुत प्यारी है, इतनी तेज मत भागो नॉन, तुम बाकी ही स्कर्ट पहनी है ना, याद है? जी रूडिस कह रहा होता है भाई टर्की पना यहाँ पे। अगर कोई किडनैप करने की कोशिश करेगा तो वह शायद भाग ना पाए। नॉन के बारे में सोच के कहता है रूडियस, अगर नॉन गुलाम बाजार में जाती है तो मैं उसे 1 मिनट में खरीद लूंगा। हे। फिर रूडियस को याद आता है नॉन मेरी छोटी बहन है। भाई ये देखो टर्की पना, मतलब रूडियस अपनी बहन को भी खतरना चाहता है। मैं उसे किसी को भी गुलाम बाजार में खरीदने नहीं दूंगा। अगर कोई उसे अगवा करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे ढूंढकर दर्दनाक तरीके से मार डालूंगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरी छोटी बहन को गुलाम बनाने के बारे में बात ना करें, क्योंकि रूडियस भी गुलाम बनाने के बारे में सोच रहा होता है ना, तभी वो कह रही होगी भाई उन्होंने उसने किसी से आवाज में, तो ये लोग भी कह रहे थे। फिर मैं कहता है ये सब ठीक है, मुझे पता है कि वह प्यारी है, कम से कम आप उसको देख तो सकते हैं जब तक आप उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आपके क्लब ने अब तक किस नियमों को सहमति दी गई है हमारा क्लब? वो सामने वाला बंदा कहता है, हाँ ये नॉन का फैन क्लब है ना, ये रूडियस पूछ रहा होता है सामने वाले बंदे से। उसके साथ बातचीत करने के बारे में आपकी नीति क्या है, ये रूडियस पूछता है उससे। दिशा निर्देश का स्पष्ट सेट होना बहुत महत्वपूर्ण था। फिर उनमें से एक बंदा कहता है, नो फैन क्लब क्या है? ये भाई उन सामने वाले बंदों को पता नहीं होता है। फिर रूडियस ने सोचा शायद उन्होंने कभी फैन क्लब का नाम ही नहीं सुना। दोस्तों इस ग्रुप का इंचार्ज कौन है, ये रूडियस पूछता है उनसे। हमारे पास कोई इंचार्ज नहीं है, बंदा बताता है उनको। फिर रूडियस को पता चलता है कि इस ग्रुप का गठन में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था। वे स्वाभाविक रूप से एक साथ आ गए थे, उनमें से कई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे भाई। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। भीड़ में लोग ऐसी चीजें करने में सक्षम होते हैं जिन्हें वे खुद की हिम्मत नहीं कर पाते। ये तो बात सही है भाई। उदाहरण के लिए मेरी प्यारी बहन का किडनैप करना। रूडियस कहता है ये अच्छा नहीं है। दोस्तों इस दर पर आप अपराधियों के समूह में बदल जाएंगे, ये रूडियस कहता है उनसे। फिर सामने वाला कहता है अपराधी? वह बोलता है नहीं। फिर रूडियस ग्रुप को देखकर आप में से कोई अंत सीमा पार करने वाला है। फिर रूडी ग्रुप में से बोलते हैं अब में से कोई भी कभी भी नॉन पर हाथ नहीं उठाएगा। रूडियस कहता है जब आप लोगों के एक समूह को नियंत्रण में से बाहर होने से रोकना चाहते थे तो ये आपको नियम बनाने की आवश्यकता है। हमें समूह का आमतौर पर नेता चाहिए था। रूडियस सोचता है नेता किसको बनाना चाहिए? उसे जिसे मैंने मुझे चुनौती दी थी। ठीक है तो नॉर्न मेरी छोटी बहन है, मैं यहाँ कानून बनाने वाला था। अमर ड्रैगन युग के वर्ष रानुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में एक ग्रुप की स्थापना की गई थी।
द नॉन गे रेड ऑफिशियल फैन क्लब। कुल उसमें 3 सदस्यों का वाला ग्रुप था। इस समूह ने विश्वविद्यालय के इतिहास पर एक अमीर छाप छोड़ दी। भाई देख रहे हो, रूडियस ने मतलब नॉन का फैन क्लब ही बना डाला। भाई देख रहे हो उसको, उसने ऑफिशियल बोल दिया भाई। तो गाइस मेरी तबीयत खराब चल रही है यार, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस आपने लास्ट चैप्टर में देख ही लिया होगा कि नॉर्न का भाई फैन क्लब बन गया है। अब अपन बात करने वाले हैं आयशा के बारे में। वह अपने अपने काम खुशी से करती थी, जैसे कि कुछ भी ना बदला हो। दिन के दौरान वह बगीचे में और रात में वह जादू सीखती थी, और वह शायद हमारे पूरे घर में सबसे कम उदास व्यक्ति थी। एक दिन मेरे पास कुछ खास नहीं था। उस दिन रूडियस की क्लास नहीं थी भाई, लेकिन दुर्भाग्य से रॉक्सी और सिल्वी दोनों को काम करना था। रूडियस सोचता है मुझे इस बात पर थोड़ा यार गिल्टी फील हो रहा है। तो मेरी दोनों पत्नियां काम में व्यस्त थी, हालांकि मैं इस समय कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ। क्या यह वाकई ठीक है, ये देखते हुए कि मेरा एक बच्चा भी है। खैर मेरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में मेरे पास अधिक पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है ना? हाँ यह सब ठीक है। फिर यूडियस ऐसे सोचता रहता है। फिर यूडियस बगीचे में चला गया। उसने देखा कि अब तक पहली फसल अंकुरित होती दिख रही थी। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि हमें अंत में इससे कुछ खाने योग्य मिलेगा या नहीं। आयशा उस समय उस छोटे से खेत के पास बैठी हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ, जेनित उसके बगल में बैठी हुई थी। फिर रूडियस कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, आयशा बोलती है, ओ हाय रूडियस, हम वीडिंग निकाल रहे हैं। वीडिंग मतलब वो होता नहीं है भाई, जैसे घास होती है ना, तो वो फसल के बीच में लगती है, उसको निकाल रहे थे ये सब। पहले रूडियस को लगा कि वह मजाक कर रही है, आयशा सच में वीड्स निकाल रही है। आयशा कहती है कि मिस जेनित भी मदद करना चाहती थी। मिस जेनित वाली बात रूडियस को पसंद नहीं आई। फिर से कहता है कि तुम चाहो तो मदर जेनित को मॉम कह सकती हो। आयशा कहती है नहीं, मदर लिलिया ने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह हमेशा कहती है कि मुझे उन्हें मिस जेनित या मैडम हो कहना होगा। ओह, तो यह लिलिया का एक और आज्ञा थी, ये रूडियस कहता है। फिर रूडियस पूछता है आयशा से, मदर जेनित कब से इस तरह आपकी मदद कर रही हैं? वो कहती है कुछ समय से मदर लिलिया ने पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मैं बगीचे में कुछ गड़बड़ करने लगती तो वह हमेशा मदद करने के लिए आ जाती। वैसे भी उसे और आयशा को इस तरह साथ साथ बैठे देखना अच्छा लगा। भले ही वे खून के रिश्ते ना हो, मुझे लगता है कि जेनित अभी भी आयशा की माँ थी। फिर आयशा कहती है रूडियस से, आज तुम छुट्टी पर हो ना, है ना? रूडियस कहता है आयशा से, हाँ मैं सारा दिन घर पर ही रहूंगा। फिर आयशा कहती है बढ़िया। फिर कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? फिर रूडियस सोचता है वह बहुत ही होशियार बच्ची थी। एक संभावना थी कि वह अपनी स्कर्ट ऊपर उठाएगी और मुझे अपने नीचे अंग या कुछ और दिखाने की कोशिश करेगी। शायद नहीं, हम पहले से ही नियमित रूप से एक साथ आते थे। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं परिचित ना हूँ। भाई देख रहे हो, मतलब इस ठरकीपन इतना ऊपर चढ़ चुका है बंदे का कि सब अपनी बहना का भी सब कुछ देख लिया उसने। फिर थोड़ी देर बाद आयशा के कमरे में चला गया रूडियस। आयशा का कमरा काफी अच्छी तरह से सामान मतलब व्यवस्थित रखा था, अपनी जगह पर रखा था। और उसने उसके कमरे में रखी हुई अलमारी को चेक किया तो उसमें आयशा के 3 नौकरानियों के कपड़े रखे हुए थे, और बगल वाले खाने में फिर आयशा के अंडर गारमेंट्स रखे दिखाई दिए थे। तो वह सखी बिरा भी थी वहां पर, मतलब अंडर गारमेंट बिरा भी थी। तो भाई रूडियस का अनुमान लगाता है कि शायद वो बढ़ रही है, आयशा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो शायद उसका एक अप हो गया है भाई, मतलब इतना ठरकीपन। फिर उसको पीछे थपकी मिली। रूडियस का दिल एकदम से धड़क गया। भाई एकदम से होता नहीं है कि एकदम से तुम्हारी पीठ में अगर थपकी मिले, तो रूडियस का दिल धड़क गया था। फिर उसने देखा कि उसके पीछे दराज बंद हो जाए। कौन है वहां? फिर रूडियस कहता है वहां कोई नहीं था, आयशा और जेनित अभी भी बगीचे में व्यस्त होंगे, ये रूडियस सोच रहा होता है। फिर रूडियस कहता है वह वहां कोई अच्छी छुपने की जगह भी नहीं थी। फिर भी कुछ अजीब लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। क्या वह कोई अदृश्य दुश्मन हो सकता है?
सूरज जैसे ही बादलों के पीछे से बाहर निकला, सबसे छोटा गमले में लगा कि पौधा तुरंत प्रतिक्रिया कर रहा है, मतलब हिल्ला डुल्ला होगा भाई, शायद सूरज की किरणों में जाने की कोशिश कर रहा था। क्या यह चीज है? एक चलता फिरता पौधा? रूडियस चौंक जाता है भाई। फिर रूडियस उसको ध्यान से देखा और पाया इसका नाम तो ट्रेंट से है। भाई प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो सकती है तो देख लेना। ट्रेंट के नाम से जाने वाले जीव पूरी दुनिया में पाए जा सकते हैं। फिर रूडियस सोचता है कि मैंने अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारी यात्राएं की हैं, जिसमें दाना महाद्वीप, मिलिस महाद्वीप, सेंट्रल कॉन्टिनेंट और बैकग्राउंड कॉन्टिनेंट की यात्रा शामिल है। दुर्भाग्य से मुझे अभी तक दिव्य महाद्वीप पर जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वह प्रमुख 5 में से 4 थे। फिर रूडियस यह तो बहुत छोटा था, लगता है बेबी ट्रेंट्स है। इस समय मेरे मुख्य प्रश्न यह था कि हमारा बेबी ट्रेंट्स आयशा के कमरे में क्या कर रहा था। अचानक से हिलने लगा। आयशा जो मेरे चिल्लाने पर दौड़ी चली आई थी। फिर वह कहती है यह कब हुआ? फिर आयशा कहती है अपनी यात्रा से वापस आने के ठीक बाद। आपको क्या लगता है? यह बहुत ही बढ़िया है ना? ये रूडियस से उल्टा पूछ रही है भाई, बढ़िया है ना? फिर रूडियस सोचता है तो वह अपने छोटे पालतू जानवर पर गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आयशा से ये रूडियस कह रहा होता है। आयशा कहती है मैं बताना चाहती थी, लेकिन तुम हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हो। तुम्हें पता है, मुझे लगा कि इसे कुछ समय और इंतजार कराना चाहिए। फिर रूडियस कहता है अब मुझे पता चल गया था कि वह मुझसे क्या दिखाना चाहती थी। फिर रूडियस पूछता है तुमने यह बीज कहाँ से लाया? फिर आयशा कहती है यह बीज तो आपने ही मुझे दिया था। ये आयशा कहती है भाई। रूडियस सोचता है ट्रेंड बीज किसी तरह से सामान्य बीजों के साथ गलती से मिल गया होंगे। खैर किसी भी मामले में मुझे लगता है कि हमें इसे चीज को मार देना चाहिए। मैंने इसे खुद से कहा, शायद मैं इसे जला सकता हूँ। कुछ क्या? आयशा चिल्लाई, क्यों? मैं इसे सारा समय इस छोटे को पौधे को पालने में लगाया है। ये आयशा कहती है तुम इसे क्यों जलाओगे? आयशा तुम्हें पता है कि यह चीज क्या है ना? यह एक ट्रेंट है, यह एक तरह का राक्षस है, लेकिन देखो यह कितना छोटा है, यह प्यारा है। भाई ये आयशा कहती है। रूडियस कहता है कि हाँ अभी के लिए, एक बार जब वह बड़ा हो जाता है तो यह लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। खतरनाक है, इसे मैं सुनिश्चित करूंगी कि यह किसी पर नुकसान न पहुंचाए। ये आयशा कह रही होती है। फिर रूडियस कहता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक राक्षस है। फिर आयशा कहती है रूडियस क्या मैं ऐसे नहीं रह सकती? कृपया। रूडियस कहता है हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। आयशा कहती है वे वही करता है जो मैं उसे करने के लिए कहती हूँ। अभी तुम सिर्फ बातें बना रही हो आयशा। रूडियस कहता है एक ट्रेंड कैसे वह करेगा जो तुम उसे करने के लिए कहोगी? इसके कान भी नहीं है। फिर आयशा बेबी ट्रेंड के पास गई और बेबी ट्रेंड ने उसकी उंगली पकड़कर भाई उसे गोल गोल घुमा दिया। जैसे रूडियस कहता है ये विचित्र दृश्य था। ठीक है छोड़ दो, आयशा ने कहा उस ट्रेंड से। ट्रेंड ने तुरंत उसकी उंगली छोड़ दी। फिर वह मेरी ओर मुड़ी और कहा उसने कि देखा वह मेरी सुनता है ना? हाँ ऐसा ही लगता है, ये रूडियस कहता है। फिर मुझे आश्चर्य हुआ और ऐसा लग रहा था कि वह मेरी छोटी बहन से बहुत जुड़ा हुआ था। यह बेबी ट्रेंड काफी फालतू लग रहा था। फिर आयशा कहती है अगर उसने कभी किसी को चोट पहुंचाई तो मैं वही करूंगी जो आप कहोगे, मैं वादा करती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर तुम उसके पहले हमले में ही गंभीर रूप से घायल हो जाओ? इस पर आयशा ने अपनी गालों को उदास होकर फुला लिया, लेकिन फिर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने लगी और उसने हाथों को अपनी छाती के सामने बांध लिया और अपनी सबसे प्यारी और मासूम मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। कृपया रूडियस क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? आयशा कहती है। रूडियस कहता है ठीक है, किसी को ट्रेंड को पालतू बनाए हुए नहीं देखा। सोचने लगता है आयशा ने खुद ही इस चीज को बीज से पाला था, इसलिए यह लोगों के आसपास रहने का आदी था। इससे यह संभावना कम हो गई कि यह हमें से किसी पर हमला करेगा। फिर सामने खड़ी हुई आयशा ने मुंह बनाया और शुरू कर दिया अगर तुम ऐसे नहीं रहने वाले हो
तो शायद मुझे अपने ध्रुव का पत्ता खेलना चाहिए। फिर रूडी स्टॉक के बोलता, तुम्हारे ध्रुव का क्यों ना मैं शिल्पी को और रॉक्सी को तुम्हारे छोटे से रहस्य के बारे में बता दूं। भाई ये ऐसा कह रही होती है। फिर रूडी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर रूडी सोचता है, क्यों ना मैं उन दोनों से कोई भयानक रहस्य छुपा रहा था। लेकिन आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तहखाने में तुम्हारे गुप्त कमरे के बारे में बात कर रही हूँ। जिसने भी गुप्त कमरे के बारे में नहीं सुना है, इसका मतलब आपने एपिसोड नहीं देखा है, तो जाके देखो। फिर रूडी सोचता है, हर किसी की जिंदगी में कुछ गुप्त बातें होती हैं जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। मेरे बारे में यह नीचे की ओर की छोटी वेदी थी। वह कमरा एक पवित्र जगह। वहां मैं रात में जाता था जब मेरा परिवार सो जाता था, तो मैं प्रार्थना करना चाहता था। वो आपको पता है क्या था, यह मेरे जीवन का एक हिस्सा था। लेकिन अगर मेरी वेदी की खोज हो गई हो तो क्या होगा? शिल्पी क्या सोचेगी, रॉक्सी क्या कहेगी? आयशा स्पष्ट रूप से इसके बारे में चुप रही थी। वो इसने किसी से कहा नहीं था इसके बारे में। लेकिन नॉर्न के बारे में क्या? फिर रूडिस कहता है, आयशा सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ, ठीक है? ट्रेंच खतरनाक राक्षस है, इसलिए उसे पालना तुम्हारे लिए जोखिम हो सकता है। फिर आयशा कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि शिल्पी और रॉक्सी इसके बारे में कैसे महसूस करेंगे। आयशा कहती है, वह खास तौर पर रॉक्सी, तुम बहुत समय से उसकी बेंटी की पूजा कर रहे थे, समझ गए? अभी वो था भाई, है ना? वह मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रूडिस कहता है, अरे मुझे क्या करना चाहिए? जैसे भाई रूडिस सोचने लगता है ना, जैसे दरवाजा खुलता है और आवाज आती है, मुझे लगता है कि मैंने अभी अपना नाम सुना है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? फिर रूडियस ने मुड़कर देखा तो रॉक्सी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। फिर रूडियस पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले ही नहीं गई थी? मैं कुछ भूली हुई चीज लेने वापस आई हूँ, इस समय में कोई क्लास नहीं है, कह रही होती है रॉक्सी। ठीक है रॉक्सी, रूडियस और मैं अभी उसके रहस्य के बारे में बात कर रहे थे। फिर रूडी से भाई आयशा का तुरंत आता है, मुंह बंद कराता है, मुंह के ऊपर हाथ रख देता है, चुप 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 चुप। एकदम से कमरे पर खामोशी छा जाती है। फिर भाई बेबी ट्रेंट यार रेंग रहा होता है, उसकी आवाज आ रही होती है। फिर रॉक्सी ने उसको देख लिया। फिर रूडी सोचता है कि रॉक्सी को मेरा पक्ष लेना चाहिए, है ना? मुझे यकीन है कि वह जानती है कि बेबी ट्रेंट कितने खतरनाक होते हैं। रॉक्सी कह रही होती है कि ये ट्रेंट है ना? रूडियस कहता है कि आयशा ने मुझे बताया कि वह उस जानवर को पालतू जानवर की तरह पालना चाहती है, लेकिन ट्रेंट राक्षस है, तुम्हें पता है ना? यह खतरनाक हो सकता है, क्या तुम इससे छुटकारा पाने के लिए मेरी मदद कर सकती हो? रॉक्सी कहती है, मुझे नहीं पता रूडी, मुझे लगता है कि यह ठीक होना चाहिए। आयशा का पक्ष ले रही होती है। भाई अगर तुम उन्हें ठीक से पालते हो तो ट्रेंट एक वफादारी प्राणी है। रॉक्सी ने आगे कहा, यह काफी छोटा है, इसमें ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। रुको, सच में ये रूडियस कह रहा था, तुमने उन्हें पालतू बना सकते हो? जरूर, ये रॉक्सी कहती है। रूडियस ने आयशा को छोड़ दिया और उसने एक पल के लिए संदेह से मेरी ओर देखा, लेकिन अंत में राहत में से मुस्कुराई आयशा। कोई बात नहीं रूडियस, तुम मेरे बारे में चिंतित हो, है ना? फिर आयशा तुरंत रॉक्सी के पास गई और उससे अपनी बाहों में भर लिया। धन्यवाद बड़ी बहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रूडियस ने उस पौधे का नाम वाइट रख दिया। भाई यहाँ पे अपना चैप्टर एंड होता है। जो वाली स्टोरी थी ना, उसे 3 महीने जीत चुके हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया था। अब तक मैंने इस साल का अधिकांश समय लूसी के बारे में सोचते हुए बिताया है। जब भी मेरे पास समय होता है मैं उसे देखने में बिताता था। ये अपना रूडियस सोच रहा होता है, आखिर में मेरी पहली और इकलौती संतान थी, मेरे लिए उसे प्यार करना स्वाभाविक था। अगर मैं अपने बच्चे के बेवकूफ की तरह लाड़ प्यार करने में बहुत ज्यादा समय बिताता तो मेरे बारे में उनकी राय जरूर प्रभावित होती। इस कारण से मैं एक सख्त पिता बनना चाहता था। अगर मैं पॉल को जानता तो शायद वह भी मुझे एक बच्चे के रूप में देखकर इसी तरह का विचार रखता। इसलिए मैं उनके लिए एक उदाहरण बनना चाहता था। एक समय पर मैं पॉल को नहीं समझता था, लेकिन अब तक मैं बेहतर जानता था कि वह एक शानदार पिता था। उसकी अपनी खामियां थी और उनमें से बहुत सारी, लेकिन फिर भी वह इस रूप से वह सबसे वफादार पति नहीं था। समझ रहे वफादार ये क्यों कह रहा है? समझ जाओ लिलिया।
इस बिंदु पर मुझे बात करना नहीं चाहिए। इसे आवाज आती है आ आ। भाई वो वाली आहा नहीं, वो वाली आ, जैसे बच्चे नहीं करते। फिर रूडियस कहता है मुझे वह परेशान लग रही थी, मेरे पास आज भरोसा करने के लिए सेल्फी नहीं थी, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। यहाँ हम चलते हैं लूसी, यह तुम्हारे पिताजी हैं। रूडियस कहता है भगवान वह बहुत प्यारी है, क्या दुनिया में इस बच्चे की मुस्कान जितनी प्यारी कोई चीज है। मेरी पत्नी ने गलती से एक परी को जन्म दे दिया। एक पल के लिए वहां से थोड़ा भटक गया, मतलब वो रास्ते से थोड़ा भटक गया। चलो आदर्श पिता अपने बच्चों के इतने करीब होता है कि वह उनका ख्याल रख सके, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए काफी दूर होता है। आमतौर पर उसे अपने बच्चों के साथ दयालु और सौम्य होना चाहिए, हालांकि जब आवश्यक हो तो उन्हें डांटने में संकोच नहीं करना चाहिए, और जब उन्हें वास्तव में उसका समर्थन की आवश्यकता होती है तब उसे हमेशा उनके लिए आगे जाना चाहिए। वह आदर्श पिता था। लग रहा था कि मैं पॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये रूडियस खुद से कह रहा है। वह मेरे लिए एक आदर्श पिता था। वो सवाल पूछ रहा होता है खुद से, मैं नहीं चाहता था कि वे मेरे बच्चे मुझे दयनीय समझे। ईमानदारी से रूडियस कहता है कि लूसी, हाय लूसी, डैडी वापस आ गए हैं। ऐसे ही रूडियस ने लूसी को उठाया, वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी प्यारी सी मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर एक आवाज आती है रूडियस। फिर रूडियस कहता है हाँ सुजैन। सुजैन मेरी पुरानी दोस्त थी, हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे तब मैं अकेले एडवेंचर के रूप में शुरुआत कर रहा था। लगभग 4 साल तक संपर्क से बाहर रहे, लेकिन फिर उसने बेड नर्स की नौकरी के लिए मेरी पोस्टिंग देखी। उसे फिर से देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, अगर तुम सच में खुद ही यह करना चाहती हो, मुझे सुजैन के साथ बिताया गया समय बहुत अच्छी तरह याद है। मैं सिर्फ 12 साल का था, एरिस ने हाल ही में मुझे छोड़ दिया था और मैं अकेले ही उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। खुद पर बहुत तरस खा रहा था, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हमारी पार्टी डेड एंड पूरी तरह से टूट गई थी। मेरे एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम को अकेले ही करने की कोशिश की। तभी सुजैन और उसकी पार्टी, हमें उनके समूह में बहुत अच्छे एडवेंचर थे। एक हीलर थी भाई, एक तीरंदाज था और एक मेज था। वे उनकी पार्टी बीरंगी थी। सुजैन तलवारबाजी में माहिर थी और उसकी पार्टी लीडर भी थी सुजैन, और वह दयालु भी थी। जब उसने मुझे आत्महत्या मिशन पर जाने की कोशिश करते देखा तो वह सीधे मेरे पास आई और कुछ इस तरह से क्या हम साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। मैंने विरोध किया कि मैं एक अकेले साहसी के रूप में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने तर्क दिया कि मुझे मान बनाने के लिए लोगों के साथ काम करने की जरूरत है। अंत में उसने मुझे साथ काम करने के लिए मना लिया। सुजैन को यह देखकर चिंता हुई कि मैं कितना कठोर दिख रहा था। मेरी आंखें सुस्त और बेजान थी और मुझे देखकर कोई भी बता सकता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। फिर भी उसने मुझे अपने साथ लिया और मदद की। जब तक मैंने वो शहर नहीं छोड़ा था, उन्होंने मुझे गुल्ड मेंबर के तौर पर शामिल करने की, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन जब भी हम एक दूसरे से टकराते तो वे हमेशा मेरे साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। यह स्पष्ट था कि वे सभी तरह से मेरा ख्याल रख रहे थे। हमारे अलग होने के बाद सुजैन ने टिमोथी से शादी कर ली थी। फिर वह बेड नर्स बनने का फैसला लेती है। वह नौकरी की पोस्टिंग देख रही थी, तभी उसने मेरा नाम देखा। संयोग से मैं कुछ दिन पहले ही टिमोथी को नमस्ते कहने के लिए रुका था। वह आदमी जरा भी नहीं बदला, लेकिन कहना होगा तुम जरूर बदल गए हो, ये सुजैन कह रही होती है भाई। फिर रूडियस, क्या मैं बदल गया हूँ? रूडियस कह रहा होता है क्या मैं बदल गया हूँ? फिर सुजैन कहती है तुम पुराने दिनों में कभी किसी भी महिला के सामने उसके पति की पहले बेइज्जती नहीं करते थे। फिर रूडियस कहता है यह सच था। जब मैं पहली बार सुजैन से मिला था, मुझे लोगों को परेशान करने का डर लगता था। मैं अभी भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन दिनों सावधानी से नहीं चल रहा था। फिर रूडियस कह रहा होता है सॉरी सुजैन, क्या मैंने तुम्हें नाराज किया? सुजैन कहती है नहीं, थोड़ी बहुत चिढ़ाने से कभी किसी को नुकसान नहीं होता। जब तक तुम मेरे सामने कह रहे हो यह सब ठीक है, क्यों? अरे तुम मेरे सामने थोड़ा सा सामान्य रह सकते हो। आगे कहा
आप तकनीकी रूप से मेरे नियोक्ता हो। फिर यूडिस कहता है आप जानते हैं मुझे लगता है कि क्या है, लेकिन यह आपके साथ अभद्र व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। सुजैन कहती है आप कहें बच्चे। सुजैन मुझे लगता है कि जब तक मुझे मेरा वेतन मिलता रहेगा तब तक मेरे लिए सब ठीक है। ये सब सुजैन कह रही होती है। फिर यूडिस कहता है मैं आपको अच्छी टिप दूंगा। सुजैन का तीसरा बच्चा मर गया था, इसलिए भाई वो समझ रहे हो, अब समझ जाओ, तभी वो बेड नर्स बनी थी। सोचने लगता है शिल्पी का तीसरा बच्चा जो लड़की थी वो मर जाती तो क्या होता। फिर यूडिस एक पल के लिए मैंने खुद को यह सोचते हुए पाया अगर लूसी मृत पैदा होती तो मुझे कैसा लगता। बस इसके बारे में सोचना ही काफी भयानक था। यह ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे। भाई यूडिस कह रहा होता है भाई मतलब फिर से कोशिश करेंगे, दिख रहे हो, क्योंकि शिल्पी एक एल्फ थी तो शिल्पी के लिए प्रेग्नेंट होना इतना आसान नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिल्पी रो रही होगी, मुझसे माफी मांग रही होगी। फिर कहता है इस पर सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। लूसी ठीक हो गई थी और शिल्पी भी ठीक थी। फिर यूडिस कहता है मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी समय पार्टी को तोड़ दिया होगा, है ना। कह रही होती है जब हम पार्टी के किसी मुख्य सदस्य को खो देते हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। जो उनकी पार्टी का एक सदस्य था वो सैनिक बनने के लिए भाई असुरा किंगडम वापस चला गया था और हम इस मौके पर बिखर गए थे। फिर सुजैन कहती है आप जानते हैं कि सारा का क्या हुआ, क्या आप उत्सुक हैं। सुजैन पूछ रही होती है यूडिस से। सारा एक तीरंदाज का नाम था। एक एडवेंचर के लिए धनुष पर निर्भर होना रेयर था, लेकिन युद्ध में समय पर भरोसा करना दुर्लभ था। लेकिन युद्ध पर सटीक निशाने के लिए उसके पास असली हुनर होना चाहिए। वह पहले तो मेरे प्रति थोड़ा एनिमी टाइप की लड़की थी, लेकिन समय के साथ हमारी दोस्ती बढ़ती गई। हमारे उभरते रिश्ते में मेरे प्रदर्शन मुद्दे के कारण दरार पड़ गई। भाई अब उसका प्रदर्शन मुद्दा क्या है वो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन मैं इस बात पर थोड़ी दिलचस्पी रखता था कि वह अब कैसी है। और सारा अब एक एडवेंचर के रूप में अपना लाइफ बिता रही है। बस बहुत से तीरंदाजों को नहीं देखते हैं क्योंकि आंख का गोला फेंकना आसान था, लेकिन अब उसके पास कौशल और अनुभव है। वह जहां भी जाएगी वहां ठीक रहेगी। तभी सुजैन कहती है यदि आपने कुछ भी अनकहा रह गया है तो आपको शायद जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए सारा को। कभी नहीं पता कि एक एडवेंचर कभी भी मर सकता है। फिर यूडिस कहता है मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में आवश्यक है। हमारा छोटा सा प्रेम अब अतीत में था। उसके बारे में बात करने के लिए उसे ढूंढना मेरे लिए कोई अच्छा काम नहीं करने वाला। यह कल्पना करना कठिन था कि सारा को भी इस पूरी गड़बड़ी को याद करने में मजा आएगा। सुजैन कहती है ठीक है अगर तुम ऐसा कहते हो। अचानक से सुजैन की आंखें भाई एकदम से दरवाजे पर चली गई। वहां जेनिथ खड़ी हुई थी और लिलिया भी उसके पीछे खड़ी हुई थी। यूडिस ने उसने कहा माँ, लेकिन जेनिथ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जेनिथ यूडिस के बगल में बैठ गई जिससे लूसी का चेहरा सही से देख सके। मेरे घर आने के बाद मुझे लगा कि वह काफी ज्यादा खुश हो गई होगी। यूडिस कहता है जेनिथ भले ही एक शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन वह आगे बढ़ रही थी, वह बदल रही थी, शायद वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। जेनिथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। फिर यूडिस कहता क्या है। जेनिथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाए थे। लूसी ने उन्हें चंचलता से पकड़ लिया। लूसी अपनी दादी से बहुत प्यार करती है ना। पहले तो यूडिस कहता है कि मैं पहले चिंता कर रहा था कि जेनिथ बिना किसी कारण के लूसी पर हमला कर सकती थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेनिथ की स्थिति और उसके विकास के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। वैसे भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगले एपिसोड में अपन देखेंगे सारा और यूडिस मीटअप होता है और क्या क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है।